इस शैबी हैट वाले बच्चे को कम मत समझिए। ये भले ही लाचार और गरीब लग रहा है, पर इसके पास एक बहुत शातिर दिमाग है जो आने वाले समय में व्हाइट अमेरिकन और उनके बैंक्स की नींदें उड़ा देगा, बस अपनी सूझबूझ और हिम्मत से। ये छोटा सा बच्चा एक अफ्रीकन अमेरिकन है। इसका नाम है बर्नार्ड, जो शू पॉलिशिंग का काम करता है। वो कहा करता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बर्नार्ड ने जानबूझकर शू पॉलिशिंग के काम के लिए एक बैंक के सामने की जगह चुनी, जहां उसके कस्टमर्स मोस्टली रिच व्हाइट अमेरिकन थे। उसे शू पॉलिशिंग से मिलने वाली छोटी सी रकम से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके बदले में बर्नार्ड को लाखों की चीज मिल रही थी। वो धीरे धीरे काम करता ताकि उन अमीर व्हाइट लोगों के फाइनेंशियल सीक्रेट सुन सके, उन्हें समझ सके। उनके जाने के बाद वो अपनी डायरी में सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लेता। बर्नार्ड को सिर्फ वो कीमती नॉलेज चाहिए रहती जो वो उन लोगों से सुनता। यहाँ के अलावा उसे ये नॉलेज कहीं भी नहीं मिल सकती थी। इस छोटे से बच्चे की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, बहुत बड़ा बैंकर बनना। बट ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे समाज में रहता है जहाँ कलर देखकर इज्जत मिलती है, हुनर नहीं। 1939 टेक्सास में रेसिज्म अपने पीक पर था। अफ्रीकन अमेरिकन को बहुत नीची जाति समझा जाता था। इस ऊंच नीच काले गोरे की लड़ाई के बीच बड़ा हो रहा था बर्नार्ड अपने बड़े ड्रीम्स के साथ। बर्नार्ड के फादर उसे समझाते हैं कि वो जो चाहता है वो कभी नहीं हो सकता, ये फर्क की सीमा कभी नहीं मिटेगी। पर बर्नार्ड की आंखों में चमक थी बदलाव की। 1954 अब 15 साल बीत चुके हैं। बर्नार्ड की शादी हो गई है। आज वो अपनी वाइफ यूनिस और बच्चे के साथ लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो रहा है। टेक्सास के मुकाबले रेसिज्म यहाँ उतना सीरियस नहीं था, पर उतना ज्यादा नहीं। इसीलिए बर्नार्ड ने फैसला लिया कि अब वो यहीं से अपना बिजनेस शुरू करेगा। बर्नार्ड और उसकी फैमिली एलए में नए थे। वो अपने एक रिलेटिव के वहाँ रुके। उन्हें एक यूटिलिटी रूम में रहना पड़ा। बर्नार्ड यूनिस से प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। तुरंत उसने अपना काम शुरू कर दिया। वो रियल एस्टेट एजेंट बनकर घूमने लगा। वो उन प्रॉपर्टीज को तलाश कर रहा था जो सेल पर थी। जल्द ही अपनी सटीक नजर और दिमाग से उसे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। उसने देखा कि लॉस एंजलिस में जो ब्लैक कम्युनिटी की कॉलोनीज थी वो बहुत क्राउडेड थी। वही व्हाइट लोगों की कम्युनिटी में कई घर खाली पड़े हुए थे। ये बहुत अच्छा मौका था शुरुआत करने का। ब्लैक लोगों को रेंट पर घर की फाइनेंशियल मजबूती की जरूरत थी, पर रेसिज्म की वजह से ऐसा होना इम्पॉसिबल था। बट बर्नार्ड के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। रियल एस्टेट बिजनेस और रेंटिंग को वो कहीं और ही ले जाने वाला था। उसने एक व्हाइट बंदे के अपार्टमेंट को नोटिस किया जो बहुत ही बुरी हालत में था। कई दिनों से वहाँ साफ सफाई नहीं की गई थी। उस अपार्टमेंट की लोकेशन ब्लैक कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी थी और एडजस्टेबल भी थी। बर्नार्ड ओनर से कहता है कि आपने सिर्फ आधी बिल्डिंग को रेंट पर दिया है, तो क्यों ना आप ये पूरी बिल्डिंग मुझे ही बेच दे। मैं आपको $30,000 अभी एडवांस दे देता हूँ और बाकी के $5,000 सभी रूम्स रेंट पर देने के बाद दूंगा। ओनर को बर्नार्ड का ये ऑफर बहुत अच्छा लगा, बट उसे रिस्की बिजनेस नहीं करना था। बर्नार्ड उसे कहता है कि वो समझ सकता है। जाने से पहले उसकी नजर टेबल पर रखे कैलेंडर पर गई, जो कि ओनर को एक लोकल बैंक मैनेजर ने दिया था। बर्नार्ड के दिमाग में एक आइडिया आया। ओनर को गुड बाय कहने के बाद वो सीधा बैंक पहुंचा, उस मैनेजर से मिलने जिसने कैलेंडर दिया था। वो मैनेजर की सेक्रेटरी से मिलता है अपॉइंटमेंट के लिए, बट सेक्रेटरी रेसिस्ट थी। वो ब्लैक लोगों से भेदभाव करती थी। वो मैनेजर के अपॉइंटमेंट के लिए उसे मना कर देती है। बर्नार्ड बैंक के बाहर ही कई घंटे वेट करता रहा और काफी देर इंतजार करने के बाद मैनेजर बाहर आया। बर्नार्ड ने उसे तुरंत रोका और कहा कि मैं आपके एक वीआईपी कस्टमर को बहुत करीब से जानता हूँ और जो बिजनेस मैं करने जा रहा हूँ वो उन्हें बहुत फायदे देगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लोन को रिजेक्ट नहीं करेंगे। बट बैंक का मैनेजर तो बिना कुछ सोचे समझे ही बर्नार्ड को रिजेक्ट कर देता है। उस रात बर्नार्ड को अपार्टमेंट के ओनर ने फोन किया और पूछा कि क्या तुमने मेरा नाम यूज किया था लोन पाने के लिए। बेचारा बर्नार्ड मरता क्या ना करता, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो शर्मिंदा होकर ओनर से माफी मांगता है, बट सरप्राइजिंगली ओनर उसे गुस्सा नहीं था, बल्कि वो तो बर्नार्ड की तारीफ कर रहा था उसकी लगन और कोशिश के लिए कि उसने हार नहीं मानी और अपना मकसद पाने के लिए कोशिश कर रहा है। उसके बाद ओनर ने एक ऐसी बात कही जिससे बर्नार्ड की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। ओनर ने बर्नार्ड को कहा कि वो लोन पाने के लिए उसकी मदद करेगा। बर्नार्ड को अपनी जिंदगी का पहला लोन मिल गया। उसके बाद उसने वो बिल्डिंग भी खरीद ली। एक ओल्ड व्हाइट लेडी अभी अभी शॉपिंग से लौटी है। वो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन को अपने दरवाजे पर देखकर शॉक हो गई। तेज आवाज में उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बर्नार्ड ने बड़ी कामली से जवाब दिया, मैं बिल्डिंग को रेनोवेट कर रहा हूँ।
ओल्ड लेडी फिर से बड़े मीन फेस के साथ कहती है, तुम जैसे वर्कर्स को जरा संभल के काम करना चाहिए। बर्नार्ड कहता है कि हाँ जरूर, आप परेशान मत होइए, मेरी बिल्डिंग है, मैं अच्छे से ख्याल रख लूंगा। ये सुनकर वो ओल्ड लेडी की तो बोलती ही बंद हो गई। वो पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ गई। वो बर्नार्ड से कहते हैं कि एक ओल्ड लेडी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की है कि उसने इस बिल्डिंग के ओनर होने का झूठा दावा किया है और तो और उन्हें गलत भी ठहराया। बर्नार्ड रियल एस्टेट सर्टिफिकेट की कॉपी निकालकर पुलिस को बताता है कि वही असली ओनर है। उसे अंदाजा हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए वो पहले से तैयार था। पुलिस को पता लग गया कि वाकई ये बिल्डिंग बर्नार्ड की है, तो वहाँ से चले जाते हैं। उस रात बर्नार्ड को सामान लेकर बिल्डिंग में वापस आया। वो ओल्ड लेडी ने फिर से उसे टोका कि ये कोई वक्त नहीं है रेनोवेशन करने का, वहाँ से वो फौरन दफा हो जाए। बर्नार्ड उसे फिर से बड़ी कामली कहता है कि वो कोई रेनोवेशन वर्कर नहीं है, बल्कि इस बिल्डिंग का ओनर है। मन बुद्धि ओल्ड लेडी मानने को तैयार ही नहीं थी। कुछ दिनों बाद तो वो घर ही खाली कर चली जाती है, क्योंकि उसे मंजूर नहीं था कि वो ब्लैक लोगों के साथ एक ही बिल्डिंग में रहे। उसके जाने के बाद बर्नार्ड उसका घर एक दूसरी ब्लैक लेडी को रेंट पर दे देता है। ब्लैक लोगों को किराए के घर की बहुत जरूरत थी और इसीलिए बर्नार्ड की बिल्डिंग बहुत ही जल्द भर जाती है। उसकी बिल्डिंग के सभी अपार्टमेंट में किराएदार आ गए थे और जैसे कि तय हुआ था, बर्नार्ड $5,000 भी बिल्डिंग के फॉर्मर ओनर को दे देता है। बर्नार्ड के इंटेलिजेंस को देखकर ओनर उसे बहुत अप्रिशिएट करता है और तो और वो उसके साथ मिलकर बिजनेस भी शुरू करना चाहता था। बर्नार्ड बिल्डिंग्स को देखता और अंदाजा लगाता कि उन्हें कितना फायदा होगा और वो ओनर सामने रहकर सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करता, नेगोशिएशन करता, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता बिल्डिंग खरीदने के लिए। ऐसे में व्हाइट अमेरिकन को भी पता नहीं चल रहा था कि वो ब्लैक अमेरिकन के साथ बिजनेस कर रहे हैं। बर्नार्ड और ओनर की पार्टनरशिप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। वो बहुत जल्द अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। बर्नार्ड जल्द ही बिल्डिंग के अपार्टमेंट से निकलकर एक आलीशान मेंशन में शिफ्ट हो गया। उसने अपनी फैमिली को वो सब दिया जो उसने कभी ख्वाब देखे थे। ये उसका विजडम ही था कि अगर कोई उसके साथ भेदभाव करता या जाती करता तो वो चुपचाप सहन कर लेता, क्योंकि अगर उसने आवाज उठाई तो वो दूसरों के बनाए हुए जाल में फंस जाएगा। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, बहुत पैसा कमाना। बर्नार्ड की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, चाहे बुरा हो या अच्छा। बर्नार्ड का पार्टनर काफी बूढ़ा हो गया था और कुछ ही सालों के बाद वो अचानक मर जाता है। उसका कंपनी में जो शेयर था वो उसकी वाइफ को मिल गया और उसकी वाइफ पक्की रेसिस्ट थी। उसे ब्लैक अमेरिकन से नफरत थी। वो बर्नार्ड से कोऑपरेट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बर्नार्ड के सारे शेयर्स बहुत कम प्राइस में खरीदना चाहती थी और अगर बर्नार्ड विरोध करेगा तो वो उसे कोर्ट ले जाएगी। जरा सोचिए, उस वक्त में अगर ब्लैक और व्हाइट के बीच केस चलता तो कोर्ट किसको फेवर करेगी। लेकिन बर्नार्ड अपने साथ जाती नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो कोर्ट में जाने का डिसाइड करता है। उसे ओनर के साथ रिलेशन साबित करना होगा, जिसके लिए उसे गवाह चाहिए और सिर्फ एक ही इंसान था जो गवाही दे सकता था, वो था बैंक मैनेजर। बर्नार्ड उसे बात करने जाता है, लेकिन मैनेजर तो ऑलरेडी ओनर की वाइफ के साइड हो गया था। बहुत मजबूर और निराश होकर बर्नार्ड खड़ा था। वो बैंक को नजर भर के देखता है। ये साफ सुथरी चमचमाती बिल्डिंग अंदर से भेदभाव के कीचड़ और गंदगी में भरी हुई थी। सिर्फ उसके स्किन के कलर की वजह से बैंक उसे बेइज्जत करता गया। ये सब वो सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में एक बहुत गजब प्लान आया। वो नोटिस करता है कि इस पूरी बिल्डिंग में 4 बैंक्स हैं और इन चारों बैंक ने इस अफ्रीकन अमेरिकन आदमी के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। ये वही पल था जब बर्नार्ड एक अमेजिंग आइडिया सोचता है, जिससे पूरी बाजी ही पलट जाएगी। क्यों ना मैं ये पूरी बिल्डिंग ही खरीद लूं, फिर देखता हूँ कौन मुझे रोक सकता है, किसमें इतनी हिम्मत है। उसके बाद बर्नार्ड एक ब्लैक रियल एस्टेट एजेंट जो के पास गया और उसे सारा प्लान बताया। पहले तो जो को लगा कि बर्नार्ड का दिमाग ही खराब हो गया है, क्योंकि बिल्डिंग की प्राइस बहुत ज्यादा थी। लेकिन ये भी बात की परेशानी थी। उससे बड़ी परेशानी तो ये थी कि किसी ब्लैक अमेरिकन ने आज तक एलए में जमीन नहीं खरीदी थी। लेकिन अच्छे डिस्कशन के बाद जो को यकीन हो गया कि बर्नार्ड कोई हवाबाज आदमी नहीं है, बल्कि बहुत लॉजिकल और सेंसिबल इंसान है। बर्नार्ड ये बिल्डिंग क्यों खरीदना चाहता था? क्योंकि जब वो इस बिल्डिंग का मालिक बनेगा तब बैंक के पास उसके आगे झुकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। उनकी हिम्मत नहीं होगी उसका लोन फिर से रिजेक्ट करने की। यही नहीं, बल्कि वो रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर के राज भी जान पाएगा, जिससे डायरेक्टली उनके बिजनेस को फायदा पहुंचेगा। ये हार होगी रेसिस्ट व्हाइट अमेरिकन की, एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन के हाथों। जो ये सब सुनकर बहुत शॉक्ड हो गया, पर फिर बाद में उसे यकीन हो गया कि ये प्लान जरूर काम करेगा। ऑल्दो जो के पास बहुत पैसा था, पर वो था तो एक ब्लैक ही। वो डायरेक्टली व्हाइट अमेरिकन से सौदा नहीं कर सकते थे। उन्हें एक व्हाइट पर्सन को एजेंट बनाना होगा, जो सामने से उनका चेहरा बनकर व्यापार करेगा।
बर्नार्ड हमेशा एक कदम आगे रहता है। यहाँ भी उसके पास एक सोल्यूशन पहले से ही मौजूद है। मैट बर्नार्ड के साथ रेनोवेशन का काम करता था। वहाँ से ही दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। औरों की तरह मैट की पिछड़ी सोच नहीं थी। वो एक एम्बिशियस व्हाइट अमेरिकन है जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, पर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ जो और बर्नार्ड मैट को ट्रेनिंग देते हैं। वो उसे गोल्फ खेलना सिखाते हैं, हाई क्लास मैनर्स देते हैं, मैथमेटिक्स और रियल एस्टेट बिजनेस के लिए भी ट्रेन करते हैं ताकि किसी को शक न हो। मैट बहुत एम्बिशियस है। वो बहुत जल्द सब कुछ सीख जाता है। वो गोल्फ में भी बहुत अच्छा हो गया था। गोल्फ खेलते हुए वो रियल एस्टेट बिजनेस के वैल्यूएशन कैलकुलेट करता, जैसे एक यंग एंथुसियास्ट एंटरप्रेन्योर को होना चाहिए। गोल्फ कोर्स पर उसे बिल्डिंग का ओनर मिल गया। ऑफ कोर्स ये मीटिंग जो ने सेट की थी। उनके बीच अच्छी बातचीत होती है। ट्रेनिंग जो दी गई थी, मैट को मौका भी मिल गया बिल्डिंग को खरीदने का। नेगोशिएशंस वो बाद में करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन मैट नर्वस हो रहा था। उसे नहीं पता था कि ये कैसे करना है, बिल्डिंग का सही दाम कैसे लगाए। बर्नार्ड यहाँ उसकी हेल्प करता है। वो ओनर से मीटिंग के पहले उसे सब तैयार करके देगा, बोलेगा मैट, पर अल्फाज हो गए बर्नार्ड के। बर्नार्ड रात में जाकर बिल्डिंग को ऑब्जर्व करता है, कितने फ्लैट्स की लाइट ऑन है और कितनों की ऑफ। ये देखने के बाद उसे पता चल गया कि कितने फ्लैट्स खाली पड़े हुए थे। अब वो बिल्डिंग की सही वैल्यू लगा पाएंगे। बिल्डिंग के एनुअल रेवेन्यू और ऑपरेटिंग कॉस्ट की मदद से बर्नार्ड सही कीमत निकालता है और मैट से उन्हें याद करने के लिए कहता है, ताकि बिल्डिंग के ओनर से मीटिंग के वक्त मैट पहले से ही तैयार रहे। और होता भी यही है। बिल्डिंग का ओनर मैट के सामने बिल्डिंग की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, पर मैट उससे 2 कदम आगे था, थैंक्स टू बर्नार्ड। ये देख ओनर और उसके साथ जो अकाउंटेंट बैठा था शॉक रह गए। रियल एस्टेट की इतनी समझ एक नौजवान लड़के में कैसे है? ये एक मैथमेटिक्स जीनियस है और इसे बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल। और जो प्रॉपर्टी उन्हें पहले $2.4 मिलियन में ऑफर हुई थी, वो बस $1.56 मिलियन में मिल जाती है, सिर्फ बर्नार्ड की रियल एस्टेट नॉलेज की वजह से। ही इज सच अ स्मार्ट बिजनेसमैन। अब उसके बाद से ही जब भी बर्नार्ड बिल्डिंग में अंदर जाता या बाहर जाता, चारों बैंक्स के प्रेसिडेंट आकर बर्नार्ड से हाथ मिलाते, उसे इज्जत देते। यहाँ तक कि वो मैनेजर जिसने एक वक्त में बर्नार्ड की इंसल्ट की थी, वो भी शॉक में चला गया। अब उस बिल्डिंग के बैंक्स बर्नार्ड और जो की मुट्ठी में थे। बैंकिंग की मदद से वो दोनों अपने रियल एस्टेट के बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। उन्होंने अपने बलबूते पर ही लॉस एंजलिस में काले और गोरे की सीमा खत्म कर दी थी। जहाँ ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन को घर किराए पर नहीं दिया जाता था, वहाँ अब वो व्हाइट अमेरिकन के साथ उनकी सोसाइटी में रहते थे। इतना ही नहीं, लोन्स लेकर प्रॉपर्टीज भी खरीद रहे थे। इसके लिए जो और बर्नार्ड का बहुत नाम भी हुआ। अब कई सालों के बाद बर्नार्ड अपनी फैमिली को उसके होम टाउन टेक्सास में ले जाता है, फादर ब्रिटेन से मिलने। डिनर के बाद ब्रिटेन बर्नार्ड से कहते हैं, तुमने कर दिखाया, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ तुम पर, तुम्हारी तरक्की देखकर। अगले दिन बर्नार्ड अपने बेटे को लेकर टाउन में वॉक पर जाता है। चलते चलते वो वहाँ पहुँच गए जहाँ से बर्नार्ड ने शुरुआत की थी। वो उस बैंक के सामने खड़े थे जहाँ बर्नार्ड शू पॉलिशिंग करता था। वहाँ उसे एक बच्चा मिला जो उसी की तरह शू पॉलिशिंग कर रहा था। बर्नार्ड उसे देखकर इमोशनल हो गया। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने आ गई। उसी वक्त से उसने ठान लिया कि अब वो टेक्सास में भी अपने लोगों के लिए कुछ करेगा। दूसरे दिन वो तुरंत जो के पास गया और उसे बताया कि उन्हें टेक्सास में मेनलैंड बैंक को खरीद लेना चाहिए। ये सुनकर जो कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि टेक्सास में रेसिज्म हद से ज्यादा था, बहुत ज्यादा। लेकिन बर्नार्ड अड़ गया था। वो उसे कई वजह बताने लगा। फाइनली जो हाँ कर देता है। वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। उन्हें फिर से मैट की जरूरत थी। उन्होंने फिर एक बार उसे आगे रखा बैंक के ओनर से डील करने के लिए। बैंक के 2 ओनर थे, रॉबर्ट फ्लोरेंस जूनियर और सीनियर। मैट उनसे अलग अलग मिलता है और डील की वैल्यू डिस्कस करता है। एक वक्त पर जूनियर फ्लोरेंस को मैट पर शक हो गया, पर फिर भी सीनियर फ्लोरेंस ने मैट और उसके पार्टनर्स को बैंक बेच दिया। अब क्योंकि मेनलैंड बैंक भी उनके हाथ में था, बर्नार्ड ने अपना काम शुरू कर दिया और अपने फेलो अफ्रीकन अमेरिकन की हेल्प करने लगा इजीली लोन्स पाने के लिए, ताकि वो प्रॉपर्टीज खरीद सके। उसका इरादा नेक था। वो चाहता था कि उसकी कम्युनिटी के लोगों को भी फेयर चांस मिलना चाहिए, खुद की जमीन खरीदने का, पैसे कमाने का, औरों की तरह सर उठाकर जीने का। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। कई लोगों की मदद भी हो रही थी, पर फ्लोरेंस जूनियर कई दिनों से उन पर नजर रखे हुए था। वो बैंक्स के दिए गए लोन्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। वो मैट का पीछा करते हुए बर्नार्ड और जो तक भी पहुंच गया। वो उन्हें लोन्स को लेकर कन्फ्रंट करता है। उसने उन्हें एक लेटर दिखाकर धमकी दी। ये लेटर यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट का था, जो अगले महीने बैंक इंस्पेक्शन के लिए आने वाले थे। जूनियर फ्लोरेंस के जाने के बाद वो परेशानी में पड़ गए कि अब आगे उन्हें क्या करना चाहिए। इस पर मैट सजेस्ट करता है कि क्यों ना वो एक और बैंक खरीद ले और मेनलैंड बैंक के सारे प्रॉब्लमेटिक लोन्स को उस बैंक में ट्रांसफर कर ले। उन्होंने मार्लिन मोर का बैंक खरीदने का डिसाइड किया।
बर्नार्ड कहता है कि मेन प्रॉब्लम तो ये है कि बैंक में रहकर कौन ऑपरेट करेगा, जिस पर मैट खुद कहता है कि उसे बैंक को चलाने दिया जाए, वो बैंक में रहकर ऑपरेट करेगा। बर्नार्ड इस आइडिया से ज्यादा खुश नहीं था, पर वो बाद में मान जाता है इस शर्त पर कि यूनिस मैट पर नजर रखेगी। अब मैट का नए बैंक में फुल कंट्रोल था, जैसे कि वो चाहता था। वो लॉयर से मिलकर लोन कॉन्ट्रैक्ट साइन करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद उसे फ्लोरेंस जूनियर का कॉल आया, जो उसे बताता है कि कई क्लाइंट्स अपना सारा पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं मेनलैंड बैंक से, जो कि जूनियर फ्लोरेंस की चाल थी। सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है जब फेडरल बैंक का एग्जामिनर अचानक मार्लिन बैंक में आ जाता है इंस्पेक्शन के लिए। मैट की हेल्प करने के लिए बर्नार्ड ने जैनिटर का गेटअप ले लिया ताकि वो मैट के पास रह सके मीटिंग के वक्त पर, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस इंस्पेक्टर को लोन्स में बहुत गड़बड़ी लग रही थी। उस इंस्पेक्टर ने सभी ब्लैक अमेरिकन के लोन को डिसअप्रूव कर दिया और जो लोन्स एप्लीकेशंस में कई कमियां थी उन्हें अप्रूव कर दिया। बर्नार्ड बहुत गुस्सा था। बाद में उन्हें पता चलता है कि ये सब जूनियर फ्लोरेंस का किया धरा है। इन सब के पीछे जूनियर फ्लोरेंस था। ये मौका उसे इसलिए मिला क्योंकि मैट ने बैंक चलाने की जल्दी में एक गड़बड़ी कर दी थी। उसने जूनियर फ्लोरेंस के सजेस्ट किए हुए लॉयर को हायर कर लिया और ऑब्वियसली जूनियर फ्लोरेंस अच्छा लॉयर तो बताएगा नहीं, इसीलिए उसे पता चल गया कि लोन्स में गड़बड़ी है। रात में जो और बर्नार्ड मैट के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि उनके पास अब एक ही रास्ता है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, उन्हें मार्लिन के बैंक को छोड़ना होगा। मैट अपने हाथ से बैंक जाने देना नहीं चाहता था, इसीलिए वो एक कदम उठा लेता है बिना अपने पार्टनर्स को बोले। लेकिन अगले दिन ही जो को पता चल गया कि मैट कुछ करने वाला है। वो फौरन मेनलैंड बैंक पहुंचे। जो मैट से लोन्स के बारे में पूछता है कि क्या सभी लोन्स ट्रांसफर हो गए। जूनियर फ्लोरेंस बड़ी प्राउडली ये सब तमाशा देख रहा था। बर्नार्ड मैट से सभी डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहता है ताकि वो जल्द से जल्द सब मिटा सके, पर बहुत देर हो गई थी। फेडरल बैंक के एग्जामिनर्स वहाँ पहुँच गए मेनलैंड बैंक के लाइसेंस को रद्द करने। बाहर निकलते ही FBI आ गई थी जो और बर्नार्ड को अरेस्ट करने। बर्नार्ड अपनी तरफ से बोलने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं, वो उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। दोनों का लॉयर उन्हें बताता है कि उनका केस अब देश की गंदे पॉलिटिक्स के बीच फंस गया है। और इधर मैट सेनेटर मैकेलन के सुझाव पर पूरी तरह पलट गया। वो अपनी आजादी के लिए बर्नार्ड और जो के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गया। वो उस रात किसी को फोन करता है और फिर मैकेलन के कहने पर फोरम में अपने साथियों के खिलाफ गवाही दे देता है। बाद में मैकेलन बर्नार्ड को ऑफर करता है कि वो उसके साथ इम्यूनिटी डील कर ले और मैट की दी हुई गवाही को एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद वो उसे छोड़ देंगे या फिर उसके पास दूसरा रास्ता भी है, अपने बातों पर कायम रहे और जेल चला जाए। बर्नार्ड डिसाइड करता है कि अपने दिल की बात वो सबके सामने रखेगा जो सालों से उसके दिल में दबी हुई थी। वो उसके साथ हुई नाइंसाफी के बारे में बोलता है, रेसिज्म के बारे में कहता है जो कई सालों से उसके ऊपर बीत रही थी। वो उनके सामने झुका नहीं बल्कि अपनी प्राइड के साथ जेल चला गया। हियरिंग के बाद जो और बर्नार्ड की सारी प्रॉपर्टीज, पैसा, सब कुछ जब्त कर लिया जाता है और उन्हें जेल भी हो गई। जूनियर फ्लोरेंस ने बहुत कम कीमत पर मेनलैंड बैंक को खरीद लिया। मैट पर कोई चार्जेस नहीं लगे, वो आजाद था। कई सालों बाद बर्नार्ड और जो जेल के बाहर आते हैं। यूनिस बर्नार्ड और जो को देखकर बहुत हैरान थी क्योंकि वो अपना सब कुछ खोने के बाद भी खुश थे। यहाँ बात तो कुछ और ही थी। वो खुश थे क्योंकि उनके पास अब भी प्रॉपर्टीज थी, बल्कि वो तो बहामास में नेबर्स हैं। यूनिस को ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। वो पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहाँ पता चलता है कि सब बर्नार्ड का प्लान था। दरअसल मैट ने टेस्टिमनी के पहले जिसे फोन किया था वो बर्नार्ड था। वो बर्नार्ड को मैकेलन के ऑफर के बारे में बताता है और उससे माफी भी मांगता है। बर्नार्ड ने मैट से एक हेल्प मांगी इससे पहले कि गवर्नमेंट उनकी सारी प्रॉपर्टीज जब्त कर ले। खैर ये मूवी यही एंड हो जाती है।